सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाजशास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। तो कई एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बीच बीच में मैं डिस्क्रिप्टिव क्लास लाता रहता हूँ। अभी मैंने पर्यावरण पे एक क्लासेस लाई है और उसके साथ साथ मैं पुराने पेपरों को भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो इस समय मौजूदा समय में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पुराने परीक्षाएं हुई हैं उनको सॉल्व करा रहे हैं। तो ये 21 का पेपर है और ये पहली क्लास है। इसको 3 क्लासेस में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्लास में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो है आयोग का आंसर क्या रहा है उसको बताएंगे आप लोगों को। साथ ही आप लोगों को क्या वास्तव में सही है, कभी कभी आयोग द्वारा भी उत्तर को गलत दिया जाता है तो उसको भी बताएंगे। क्या आयोग ने इसमें गलतियां क्या की हैं उसको भी बताएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शासक वर्ग के वर्चस्व में आने वाले के लिए अधीनस्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया था। पूछ रहा है कि अधीनस्थ शब्द का प्रयोग जो है वर्चस्व हेजेमनी के संदर्भ में सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था, ये प्रश्न पूछा है। ये 2021 के सीरीज में पहला प्रश्न था दोस्तों। और इसमें विकल्प दिया है एंटोनियो ग्रास्मी, BR अम्बेडकर, MK गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ उपागम की बात करेंगे उसमें आते हैं BR अम्बेडकर, जबकि ये दिया हुआ है हेजेमनी के संदर्भ में अधीनस्थ उपागम को शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो यह था एंटोनियो ग्रास्मी महोदय ने किया था। तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि एंटोनियो ग्रास्मी के बारे में बात करें तो यह जो है मार्क्सवाद के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, यानी सर्वहारा वर्ग के और साम्यवाद के समर्थक रहे हैं। सर्वहारा वर्ग के उदय की बात करते हैं और इसके साथ साथ दलितों और वंचितों शोषितों के समर्थक रहे कि इनका भी उत्थान किया जाना चाहिए, इनका शोषण हुआ है, इसकी वजह से ये पीछे हैं। और उसके बाद बात करें तो औपनिवेशिक परिवेश में वंचितों के हितों के पक्ष में हमेशा इन्होंने बात किया हुआ है। तो इस प्रकार से आदि बातें आती हैं एंटोनियो ग्रास्मी के संदर्भ में कि ये साम्यवाद के बहुत बड़े समर्थक यानी मार्क्स के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं एंटोनियो ग्रास्मी महोदय। आइए दूसरे प्रश्न में देखते हैं दोस्तों। यह किसका विचार है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। ये कोटेशन है कि सामाजिक असंतोष जो है पूंजीवादी विकास पथ में गढ़ा है, ये किसने कहा है, ये पूछा हुआ है। विकल्प में है कार्ल मार्क्स, गुरनार मिल्टन, AR देसाई, AG फ्रैंक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है सामाजिक असंतोष का विकास पूंजीवादी कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, ये जो है कथन गुरनार मिल्टन महोदय का है। सॉरी दोस्तों, AR देसाई महोदय का है। तो इस प्रकार से C विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसको आयोग ने ही C आंसर माना है दोस्तों। तो AR देसाई का कथन है कि सामाजिक असंतोष का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है। तो C विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है। यानी कि नीचे कुछ समाजशास्त्री दिए हुए हैं, इनमें यह बताना है कि यह समाजशास्त्री कौन कौन से रहे हैं जो समाजशास्त्र के भारतीयकरण पर जोर देते हैं। यानी कि भारत में जो समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, भारतीयकरण करके उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसकी बात कौन करता है। विकल्प में है घुरिये, AK शरण, DP मुखर्जी, घुरिये, TK ओमन, AK शरण,
घुरिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इसमें चारों विकल्प में घुरिए हैं, एक तो ये सही हो जाएंगे। घुरिए भारतीय विद्या शास्त्री परिप्रेक्ष्य का भी समर्थन करते हैं। उसके बाद बात करें तो ए.के. शरण और डी.पी. मुखर्जी, जी.एस. घुरिए, ए.के. शरण, डी.पी. मुखर्जी, तो ए विकल्प में है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है द वर्चुअल कम्युनिटी, पुस्तक का नाम है द वर्चुअल कम्युनिटी, पुस्तक किसने लिखी है ये पूछा हुआ है। मेल्विन वेबर, हावर्ड रेनगोल्ड, बैरी वेलमैन, बेंडिक्ट एंडरसन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह पुस्तक जो है, ये क्वेश्चन बता दें दोस्तों, तो ये 2021 के हायर एजुकेशन में पूछा हुआ है, साथ साथ ये नेट 2019 का पेपर था। 2019 में पेपर हुआ था नेट का, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुराने पेपरों से कई बार प्रश्न दोहराए जाते हैं। जैसा यहाँ पे यह है नेट का, और नेट का तो आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि नेट से हमेशा एक दो क्वेश्चन पिछले वर्ष में जो हुए होते हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, ज़्यादातर किताबों के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो यह भी 2019 का पेपर था, 21 के पेपर में यह प्रश्न पूछा हुआ है, और नेट 2019 के प्रश्नों को इसमें रखा, शामिल किया है इसने। और इसकी बात करेंगे तो यह जो है किताब वर्चुअल कम्युनिटी, यानी आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से कम्युनिटी बनती है और आम बातों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें इसका उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। और इसकी बात करेंगे तो हावर्ड रेनगोल्ड की ये पुस्तक है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है डी.पी. मुखर्जी की किस पुस्तक में आधुनिकीकरण की अवधारणा प्रथम बार, यानी कि डी.पी. मुखर्जी ने पहली बार आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया है। ध्यान रखिएगा, नीचे 4 पुस्तकें हैं, चारों पुस्तकें जो हैं डी.पी. मुखर्जी के हैं। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, डी.पी. मुखर्जी की पुस्तकें पूछी जाएंगी तो इन्हीं पुस्तकों में से पूछी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसमें पूछ रहा है कि आधुनिकीकरण किस पुस्तक में प्रयोग किया गया था, तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। मॉडर्न इंडियन कल्चर जो पुस्तक है, यहाँ पे शब्द का भी प्रयोग किया हुआ है, मॉडर्न, यानी कि आधुनिकीकरण का शब्द इसी मॉडर्न इंडियन कल्चर बुक में ही प्रयोग किया हुआ है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है। नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है, ये पूछा हुआ है। तो संस्कृतिकरण के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने न देखा हो तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यह निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों का अनुकरण करने की एक प्रक्रिया है, न कि यह सामाजिक आंदोलन है, तो संस्कृतिकरण गलत हो जाएगा। साथ साथ पश्चिमीकरण, यानी पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की यह भी एक प्रक्रिया है, यह भी आंदोलन नहीं है, तो बी भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए तथा बी दोनों, तो दोनों गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं विकल्प ही क्या होगा, सही होगा। ये दोनों जो है सामाजिक आंदोलन के उदाहरण नहीं है। सातवें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। किसके विचार में उत्तर आधुनिक समाज जन संचार समाज, उत्तर आधुनिक समाज को किसने जो है जन संचार समाज, इंग्लिश में कहे तो मास मीडिया सोसाइटी, किसने कहा है, ये पूछा हुआ है कि उत्तर आधुनिक समाज को जन समाज या मास मीडिया समाज किसने कहा है। विकल्प में है पी.एस. कोहेन, जीन बोल्डिलार्ड, एल.ए. कोजर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर आधुनिक समाज को जनसंचार समाज जो है
जीन बाउडिलार्ड महोदय ने किया हुआ है, तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीन बाउडिलार्ड से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इन्होंने उत्तर आधुनिक समाज को जनसंचार का समाज कहा हुआ है। इसके साथ साथ बात करेंगे तो इन्होंने उपभोक्ता समाज की अवधारणा दिया हुआ है। उसके बाद प्रतीकात्मक विनिमय की बात करते हैं कि यहाँ पे उत्तर आधुनिक समाज में जो है प्रतीकात्मक विनिमय पाया जाता है। और प्रतीकात्मक विनिमय कैसे पाया जाता है, तो इसमें सिमुलेशन के माध्यम से, यानी कि जो वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है कि समाज क्या हो जाता है, उपभोक्तावादी बन जाता है। ऐसी बात जो है जीन बाउडिलार्ड महोदय करते हैं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूमंडलीकरण का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप उद्भवित हुआ है। यानी पूछ रहा है दोस्तों कि किस भूमंडलीकरण किसके कारण से आया हुआ था, ये पूछ रहा है। भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की बात कर रहा है। वैश्वीकरण की बात करेंगे तो यह लगभग 1980-90 के दशक से शुरुआत होती है और ये 2000 के आसपास आते आते तेजी से होता है। तो भूमंडलीकरण की बात करेंगे तो यह आधुनिकीकरण जब होता है, यातायात संचार के साधन विकसित होते हैं, व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जब जाना प्रारंभ करते हैं तो संस्कृति, कल्चर, व्यवहार, रहन सहन, खान पान बदलते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, भूमंडलीकरण आता है। तो यह जो है आधुनिकीकरण की देन है, यानी आधुनिकता आती है, आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, समाज वैश्विक यानी कि भूमंडलीकरण वैश्वीकरण की तरफ बढ़ता है। तो भूमंडलीकरण किसकी कारण आया है, तो यह आधुनिकीकरण के कारण आया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक, WTO तथा IMF का कटु आलोचक रहा है। यानी कि किसने विश्व बैंक, WTO और उसके बाद बात करेंगे IMF का आलोचना किया हुआ है कि यह संस्थाएं अच्छी नहीं है, मतलब अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की आलोचना किसने किया हुआ है, ये पूछा हुआ है। विकल्प में है एंथनी गिडेंस, JFE, जोसेफ E स्टिग्लिट, रोनाल्ड रॉबर्टसन, इसमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जोसेफ E स्टिग्लिट जो थे, ये जो है विश्व बैंक से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इन्होंने ही जो है ये विश्व बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, और इन्होंने ही विश्व बैंक और WTO और उसके साथ साथ IMF की जो है कटु आलोचना की थी। ध्यान रखिएगा, ये विश्व बैंक से जुड़े रहे हैं। इनको 2001 में जो है नोबेल प्राइज भी मिला था अर्थशास्त्र का। तो इन्होंने जो है इन सभी संस्थाओं की क्या किया है, आलोचना किया हुआ है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये दिए प्रश्न देखिएगा, ध्यान रखिएगा। सोशल इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है। कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा दोस्तों, उसमें ऑप्शन भी गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन उत्तर जो है गलत दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें विकल्प है रामचंद्र गुहा, आंद्रे बेतई, आनंद चक्रवर्ती, इसमें से कोई नहीं। तो सोशल इकोलॉजी पुस्तक जो है रामचंद्र गुहा की है और आयोग ने ए ऑप्शन को सही माना है दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि इसकी जगह पे इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यह सेम पुस्तक सोशल इकोलॉजी नाम से पुस्तक की बात करेंगे तो मुखर्जी साहब ने भी एक लिखा हुआ है सोशल इकोलॉजी। RK मुखर्जी की भी एक पुस्तक है सोशल इकोलॉजी, और रामचंद्र गुहा की भी पुस्तक है सोशल इकोलॉजी।
तो इसमें रामचंद्र गुहा दिया हुआ है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10वें के प्रश्न में विकल्प ए सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हावर्ड पी बेचर या बेकर भी इनको कहा जाता है, का पवित्र समाज, इन्होंने पवित्र अपवित्र में समाज का विभाजन किया है दोस्तों। तो इसमें जो पवित्र समाज की अवधारणा इन्होंने दिया है, यानी कि समाज को कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि समाज को किसने पवित्र और अपवित्र समाज में विभाजित किया है, तो हावर्ड पी बेकर महोदय हैं। तो इसकी यह जो पवित्र समाज जिसे इन्होंने कहा है वो किसके समान है, ये पूछा हुआ है। विकल्प में है टानिस का जो गेमिंगशाफ्ट होता है इसके बारे में ये उसके समान है, या दुर्खिम की सावयवी की अवधारणा जो है उसके समान है, या टानिस की जेसेलशाफ्ट है उसके समान है, या रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है नगर समाज की जो अवधारणा दिया है उसके समान है, ये पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, टार्निज ने समाज को जेमिनशाफ्ट जेसेलशाफ्ट में बांटा हुआ है, और जो हावर्ड बेकर की पवित्र समाज है वो टार्निज के गेमिनशाफ्ट से संबंधित है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न है, जब आचार सामाजिक व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त है, कानून आवश्यक है। जब आचार अपर्याप्त है तो कानून क्या होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें विकल्प सुन भी लीजिए आप लोग दोस्तों, लेकिन यह आयोग द्वारा क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है, ये प्रश्न ही गलत था। तो इसको आयोग ने क्या किया है, प्रश्न को डिलीट कर दिया है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आयोग से फिर डिलीट करा लिया जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। उभय लिंगीय समाज में सामाजिक भूमिका निर्दिष्ट किए जाने का एक आधार होगा। क्या आधार होगा जो जिसमें दोनों उभयलिंगीय समाज की चर्चा करते हैं। तो ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों लोगों को सामाजिक भूमिका के रूप में समानता के रूप में देखा जाएगा, ऐसी बात कर रहे हैं। तो कौन से समाज उभयलिंगी समाज की कौन सी पहचान होगी, तो इसमें जो है लैंगिक पहचान, अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, संयोग बस, ये विकल्प में दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, उभयलिंगीय समाज में जो है सामाजिक भूमिका लैंगिक पहचान के माध्यम से स्थापित होती है, निर्दिष्ट की जाती है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14वें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। समाजशास्त्र किसका कथन है, ये पूछा हुआ है कि समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है। ये परिभाषा है, समाजशास्त्र जो है उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है, ये किसने कहा है। विकल्प में है ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर या रेडक्लिफ ब्राउन। तो यह परिभाषा जो है समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल स्वरूप का अध्ययन करता है, तो उद्विकासवादी सिद्धांतवेत्ता जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर महोदय द्वारा दिया गया है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। समाजशास्त्र का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। यह भी समाजशास्त्र की परिभाषा पूछा है कि समाजशास्त्र जो है समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। यह परिभाषा किसने दी है, ये पूछा हुआ है। विकल्प में है गिलीन एवं गिलीन, टी आबेल, इमाइल दुर्खिम, एंथोनी गिडेंस, यह विकल्प में है। तो यह समाजशास्त्र की परिभाषा की बात करेंगे तो एंथोनी गिडेंस महोदय ने यह परिभाषा दिया हुआ है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न बड़ा लंबा प्रश्न है दोस्तों।
मानव और समाज तैरती हुई बत्ती और गहरे तल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के महज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निरानंद विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती है। यह किसने कहा? ये कथन पूछा हुआ है, किसका है? विकल्प में है मैकाइवर एवं पेज, मैक्स वेबर, उसके बाद सी कोड तथा बुकमैन, राधा कमल मुखर्जी। तो यह कथन देखिएगा दोस्तों, जिसमें समाज को तैरती हुई बत्ती से तुलना, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बत्ती और गहरे तेल की चर्चा कौन करता है? तो यह जो है राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी महोदय का कथन है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मानव समाज की तुलना ये तैरती बत्ती से करते हैं और गहरे तेल से करते हैं, ऐसा कथन आया तो जान लीजिएगा ये राधा कमल मुखर्जी का कथन है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है दोस्तों, एमएन श्रीनिवास ने जातियों में अन्योन्याश्रितता को इस प्रकार कहा है, यानी कि जातियों के बीच में जो एक दूसरे के बीच में संबंध पाए जाते हैं, जिसे अन्योन्याश्रितता कहा जाता है, किस रूप में देखने को मिलती है? तो अभी मैंने बताया, कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले आया था, संस्कृतिकरण की अवधारणा जो है एमएन श्रीनिवास महोदय देते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि जब निचली जातियां उच्च जातियां यानी द्विज का जो है अनुकरण करती हैं, तब उन्होंने उसके लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि नीचे की जातियां ऊपर को गतिशील हो रही हैं, जातिगत गतिशीलता पाई जा रही है, तो वह ऊर्ध्वाधर एकता कही जाएगी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। क्षैतिज एकता नहीं कही जाएगी दोस्तों, क्योंकि जातियां जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो उसे ऊर्ध्वाधर एकता के रूप में एमएन श्रीनिवास महोदय ने परिभाषित किया हुआ है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमएन श्रीनिवास महोदय ने कई अवधारणाएं दी हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मैं ओरली बता दे रहा हूं, आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि प्रभु जात की अवधारणा किसने दिया हुआ है? तो एमएन श्रीनिवास महोदय ने। संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, उसके बाद बात करेंगे लौकिकीकरण की अवधारणा। तो यह सब अवधारणाएं किसकी हैं? तो यह एमएन श्रीनिवास महोदय ने दिया हुआ है। ये रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे तो ये जाति में गतिशीलता की भी चर्चा करते हैं। और जाति में गतिशीलता की बात करें तो यह जो है संस्कृतिकरण के माध्यम से करते हैं। तो ये विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि सिद्धांत एक ऐसा खुला चेक है जिसका संभावित मूल्य उस चेक को लाभ में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह किस लेखक का कथन है? ये कथन पूछा हुआ है कि सिद्धांत एक खुले चेक के समान है और यह चेक जो प्राप्त करता है, जिसे मिलता है, वो अपने हिसाब से राशि जो भी चाहे भर सकता है। ऐसी अवधारणा सिद्धांत के संदर्भ में किसने दिया हुआ है? ये पूछा हुआ है। विकल्प में है लुंडबर्ग महोदय, जीएस होमन्स, पी लूमिस या पीएस कोहेन। तो यह सिद्धांत को खुला चेक के रूप में बात करेंगे तो एक पुस्तक आई थी मॉडर्न सोशल थ्योरी 1968 ईस्वी में, और यह पुस्तक जो थी वो पीएस कोहेन महोदय की थी। इसी पुस्तक में इसका उल्लेख किया हुआ है इन्होंने। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। मॉडर्न सोशल थ्योरी जो 1968 ईस्वी में आई थी, यह पुस्तक किसकी है? तो पीएस कोहन की है। उसी में उन्होंने सिद्धांत को एक खुला चेक के रूप में वर्णन किया हुआ है।
और 19वां प्रश्न है दोस्तों, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के 3 मुख्य तत्व। उन्होंने यूरोपीय समाज में सत्ता के 3 तत्वों की चर्चा किया है। वह कौन कौन से तत्व हैं? आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक संरचनाएं, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं। तो सी राइट मिल्स पावर की बात करते हैं, पावर एलीट की बात करते हैं और ये बताते हैं 3 प्रकार की पावर एलीट देखने को मिलता है। एक पावर एलीट वह होता है जो व्यापारी वर्ग यानी आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आता है, दूसरा सैन्य अधिकारी के वर्ग में आता है, तीसरा राजनीतिक रूप से जो सत्ताधारी व्यक्ति है वह भी पावर एलीट के रूप में रखे जाते हैं। तो इन्होंने पावर एलीट की अवधारणा भी दिया है दोस्तों, और इन्होंने 3 प्रकार के पावर एलीट, सैन्य, शक्ति और राजनीतिक संरचनाओं की बात करते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इनकी पुस्तक भी है पावर एलीट, इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। और इसके साथ साथ एक पुस्तक और पूछी जाती है, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, समाजशास्त्र की कल्पना की अवधारणा किसने दिया हुआ है? तो यह जो है सी राइट मिल्स की पुस्तक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पुस्तक फिर से सुन लीजिए दोस्तों, 2 पुस्तकें हैं। एक तो मैंने बताया कि पावर एलीट पुस्तक इनकी है, यूरोप के राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को इन्होंने पावर एलीट के रूप में माना हुआ है। उसके साथ साथ एक पुस्तक इनकी और है जिसे इन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन नामक पुस्तक में इन्होंने उल्लेख किया हुआ है। एक पुस्तक और आती है, सेम मिलती जुलती पुस्तक है, केवल एक शब्द का अंतर है दोस्तों, न्यू सोशियोलॉजिकल मेथड। तो न्यू सोशियोलॉजिकल मेथड जो है स्टीव फुलर की पुस्तक है, जबकि सोशियोलॉजिकल मेथड की बात करेंगे, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करेंगे तो यह है सी राइट मिल्स की है। न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की बात करेंगे तो स्टीव फुलर की पुस्तक है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का 20वां प्रश्न, द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी है? यानी कि सामाजिक संघर्ष ने जो प्रकार्यात्मक सामाजिक संघर्ष की बात करते हैं, यह इस नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प में है कोजर, राल्फ डेहरनडॉर्फ, कॉलिंस, अल्थुजर। तो द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट पुस्तक जो है लेविस कोजर महोदय की है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोजर महोदय जो है इन्होंने समाज में 2 प्रकार के संघर्ष की बात किया हुआ है, एक आंतरिक संघर्ष और एक बाह्य संघर्ष। आंतरिक संघर्ष वह होता है जो परिवार के सदस्यों के बीच में संघर्ष होता है, इससे उन्होंने इसको किसी भी प्रकार का जो संघर्ष समाज में देखने को मिलता है यह समाज में हानि नहीं पहुंचाता, इससे समाज को लाभ होता है, ऐसी बात जो है लेविस कोजर महोदय ने कहा हुआ है। ये कई बार मैंने आप लोगों को उदाहरण सहित इसको समझाया है दोस्तों, कई बार परीक्षा में ये पूछा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।